नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक ठाकुर कागोलू भैया चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने जो मुद्दा लेकर आया हूँ ना, वो हमारे देश के पूर्वी पड़ोसी राज्य का है और लगातार कई महीनों से या कह लें 2024 से ही लगातार वो देश जल रहा है। और कहीं ना कहीं उस देश के निर्माण में भारत ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, उन भूमिकाओं की आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वहाँ चल रही हिंसक गतिविधियों ने भारत के तमाम हिंदुओं को फिर से अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर आपको याद हो तो मैं बताता चलूं, थोड़ा हिस्ट्री का विद्यार्थी रहा हूं तो शुरुआत हम करेंगे, बहुत डिटेल में डेप्थ में बात करते हुए चलेंगे। जिस क्षेत्र की मैं बात करने वाला हूं उस क्षेत्र को बेसिकली अगर हम वैदिक काल में देखें तो वंग के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हुआ करती थी उसकी वजह से ये बहुत प्रॉस्परस एरिया हुआ करता था। जैसा हम सभी जानते हैं, मॉडर्न टाइम में भी कलकत्ता का बहुत रोल रहा है और बंगाल और हमसे संबंधित बांग्लादेश का बहुत रोल रहा है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की वजह से, और साथ ही साथ कोस्टल रीजन, एग्रीकल्चरल फील्ड, इन सब की वजह से भी ये अपने आप में एक विशेष क्षेत्र के रूप में बना हुआ था। मुद्दा आता है कि मिडिवल टाइम पीरियड की बात करें या मध्यकाल भारत की हम बात करते हैं तो मध्यकाल भारत में भी हमें ये बात समझ में आती है कि मध्यकाल में भी ये क्षेत्र राजनीतिक दल से, राजनीतिक मुद्दों से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ता। आप सभी को 1757 में घटी बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी के युद्ध के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जहां से ब्रिटिश सरकार का सत्ता का हस्तांतरण धीरे धीरे शुरुआत होता है। 1905 भी अपने आप में मॉडर्न इंडिया में या आधुनिक भारत में एक इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है, जिसमें बंगाल का ही वो क्षेत्र था जहां पे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है और कहीं ना कहीं भारत में एक जन आंदोलन का निर्माण होता है। और बंगाल और वर्तमान बांग्लादेश उस समय बंगाल का हिस्सा हुआ करता था और बंगाल को बांटा गया था, जिसे हम पूर्वी बंगाल के नाम से जानते थे, जो वर्तमान समय में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अब मुद्दा आता है कि 1947 के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बने कैसे। तो यहां समझने की बात हमारे सामने ये आती है कि 1947 के तुरंत बाद जिस समय विभाजन हुआ था माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग में, तो वहां पर वो बांग्लादेश जैसी कोई शक्ति एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। दरअसल भारत का विभाजन दो हिस्सों में किया गया। एक हिस्सा पाकिस्तान का बनाया गया जो पंजाब प्रोविंस के पश्चिम में बना, जिसे हम लोग पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, और दूसरा हिस्सा जो बना वो बंगाल के पूरब में बना, जिसे हम पूर्वी बंगाल के नाम से जानते थे। मुद्दा यहीं समाप्त नहीं होता है। आप सभी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जिन दो हिस्सों को आपस में कनेक्ट नहीं किया जा सकता, जमीनी स्तर पर वो दो हिस्से कभी देश का भाग हो ही नहीं सकते। एक बांग्लादेशी या एक पूर्वी बंगाल का आदमी, व्यक्ति पश्चिमी बंगाल से, चाहे वो सांस्कृतिक आधार हो चाहे भाषाई आधार हो, पूर्णतया अलग था। ऐसे में पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में संबंध स्थापित करना अपने आप में बहुत जटिल समस्या हो गई थी। और कहीं ना कहीं पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान समय में आज हम पाकिस्तान जानते हैं, अरे यही अपना पड़ोसी नल्ला कंगला पाकिस्तान, इसी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के जो बंगाली उस समय हुआ करते थे उन लोगों के ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करने शुरू किए। देखिए, यहां से मुद्दा फिर एक बार हम लोगों को संविधान सभा में ले जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जिस समय संविधान सभा में यह मुद्दा डिस्कस किया जा रहा था कि भारत एक ऐसा देश होगा जहां पर सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय के लोग शांतिपूर्वक रहेंगे, उसी समय संविधान सभा में यह मुद्दा भी उठाया गया था कि जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के तौर पर हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां अल्पसंख्यक के तौर पर हिंदू, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ये जब कभी भी भारत में आना चाहेंगे इनका हमेशा स्वागत किया जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी का संगठन या यूं कह लें कि उनकी संख्या वहां पर ज्यादा दिखाई पड़ती है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरीके की हरकतें जो भी बांग्लादेश में हो रही हैं पूरे देश को, पूरे विश्व को सोचने पर मजबूर करती हैं। फिलहाल हम आते हैं पूर्वी और पाकिस्तान के बारे में। मामला चलता है कि पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में जो बांग्लादेशी थे उनके ऊपर पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा विभिन्न प्रकार की राजनीतिक क्रियाओं के द्वारा, सैन्य क्रियाओं के द्वारा उनका शोषण किया जाता था। और इसी शोषण ने जन्म दिया पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक आंदोलन का। और यह आंदोलन
1952 से शुरू होता है, जब सबसे पहले पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर यह बात कही कि वहां पर उर्दू भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा। अब एक बंगाली जो है, जो बांग्लादेशी है, वो अब इस समय में बांग्लादेशी है, वो बांग्ला भाषा को बोलना ज़्यादा पसंद करेगा और यही बांग्ला भाषा वहाँ पर सबसे प्रायोरिटी में भी थी। और इसी प्रायोरिटी की वजह से जब उर्दू थोपा जाने का प्रयास किया जाने लगा तो लोगों ने वहाँ पर विद्रोह किया और उस विद्रोह का स्पष्ट रूप सामने आया। 1970 का चुनाव होता है और 1970 से पहले धीरे धीरे वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करने के लिए आंदोलन चलाया जाना शुरू किया गया। अब मुद्दा आता है कि यदि पूर्वी पाकिस्तान में मांग उठी तो क्या स्वायत्तता की बात थी? बिल्कुल सही बात है। हम उसी समय भारत की कुछ स्थिति की बात करें तो 1964 में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। ठीक एक साल बाद 1965 में हम लोग ताशकंद समझौते के लिए जाते हैं पाकिस्तान के भारत पर अटैक के पश्चात, और ताशकंद में हमारे देश के दूसरे और सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। और 1967 के बाद लगातार भारत में एक मुद्दा बनता चला जा रहा था कि बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान से अवैध आव्रजन हो रहा है। ठीक, जबरदस्ती लोग या इलीगल तरीके से भारत में घुसने का प्रयास कर रहे थे और ये लोग अपना क्षेत्र वर्तमान समय के बंगाल, असम, मिजोरम, अरुणाचल, इन सारे क्षेत्रों में बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मुद्दा यहीं समाप्त नहीं होता है। उस समय भी बंगाल और असम में तो स्पष्ट तरीके से हम लोग जानते हैं अखिल असम स्टूडेंट यूनियन, जिसको आसू के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपनी संस्कृति और अपनी भाषाई अस्मिता को बचाने के लिए आंदोलन भी किया और इस आंदोलन ने असम में बांग्लादेशियों के अवैध बांग्लादेशियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और इंदिरा गांधी जी ने बखूबी इस युद्ध को हैंडल किया। उनके नेतृत्व ने हमारे देश को विजय दिलाई और विजय दिलाने के पश्चात हम लोग फिर से एक बार किसी देश को अपना कब्जा ना करके एक स्वतंत्र आधिपत्य में छोड़ देते हैं और एक नए देश का निर्माण करते हैं, जिस देश का नाम बांग्लादेश रखा गया। अब यहीं से कहानी थोड़ा सा स्टार्ट होती है। बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुस्लिम थे, आज भी मुस्लिम हैं, और अल्पसंख्यक के तौर पर हमें हिंदू दिखाई पड़ते हैं। ऐसा आंकड़ा कहता है, ऐसे आंकड़े बताते हैं हमें कि निरंतर वहां अन्य अल्पसंख्यकों की संख्या घटती गई। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। पिछले 1 से 2 सप्ताह में अगर हम देखें तो हमें 4 नाम वहां देखने को मिलते हैं और आज तक इवन जिस दिन मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक की मैं आपको बात बता दूं तो 4 नाम यहां देखने को मिलते हैं। सबसे पहला नाम हमें देखने को मिला दीपू दास का। आप सभी इस घटना से अवगत होंगे कि दीपू दास को वहां पर पेड़ में बांध कर जिंदा जला दिया गया था। मृत्यु हो जाती है, उनको मारा जाता है और मारे जाने के बाद उनको जला दिया जाता है। दूसरे पर्सन की अगर हम बात करें तो अमृत मंडल की हत्या कर दी गई। तीसरे व्यक्ति की यदि हम बात करें बजेंद्र विश्वास जिनका नाम है, इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। और आज की मैं बात करूं जिस तिथि पे मैं बैठा हुआ हूं 2 जनवरी 2026 को, उस दिन खोकन चंद्र दास नामक व्यक्ति के ऊपर पेट्रोल जलाकर आग लगा दी गई। और पिछले कई महीनों से ये बात निरंतर सामने आ रही है कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं। हिंदू महिलाओं को मारा जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं और उसके बाद भी वहाँ पर शांति स्थापना के कोई सुर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब आप लोगों से ये प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा, मेरे मन में ये प्रश्न है, मैं पूछना चाहूँगा, कौन सा ऐसा धर्म है, कौन से ऐसे मजहब हैं जो ये बात कहते हैं कि मानवता को शर्मसार करो। मुद्दा यहां उठता है, क्या मानवता को शर्मसार कर देने से जिस किसी के लिए तुम इतना सब कुछ कर रहे हो वो प्रसन्न हो जाएगा? मुझे लगता है नहीं, कतई नहीं। अब दूसरा मुद्दा आता है कि ये सिचुएशन अराइज कैसे हो रही है। तो यहां पर कुछ अगर लोगों की माने कुछ राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहते हैं कि बांग्लादेश से शेख हसीना का इंडिया आना और वहां पर यूनुस सरकार को बैठाया जाना, ये सब अमेरिकी CIA की चाल को बताते हैं। ऐसे राजनीतिक विश्लेषक इस चीज को बार बार बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। मुद्दा उठता है फिर, एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ पाकिस्तान। बांग्लादेश को हम लोग जहां तक गोल्डन फाइबर या जूट कह लें, जूट की इंडस्ट्री के हब के रूप में जाना जाता था, और आज बांग्लादेश जिस राह पर चल रहा है वो राह उसके लिए बहुत संकटमय होने वाली है। आप सभी को पता होगा 1947 से लेकर
2025 तक पाकिस्तान निरंतर इसी तरीके की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा और सबको पता है कि आटा और डाटा दोनों की समस्या वहां बहुत विशिष्ट रूप से है। बांग्लादेश जितनी फर्टाइल लैंड होना मुश्किल है कहीं पर, लेकिन उन्माद कहेंगे, धार्मिक उन्माद का भेंट चढ़ गया बांग्लादेश। स्टूडेंट आंदोलन से लेकर ये मामला शुरू हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में जहां ये मामला पहुंचा हुआ है, ये अपने आप में बहुत सरप्राइज करने वाला मामला है, बहुत दुखदाई मामला है। मैं भारत सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार कोई ना कोई प्रश्न जरूर उठाए। अभी कुछ दिन पहले वहां के एक स्टूडेंट लीडर ने यह कहा कि हम नॉर्थ ईस्ट को 7 सिस्टर्स कहते हैं, वो 7 सिस्टर्स को हम अपना बांग्लादेश में कब्जा कर लेंगे। तो उनको छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, तुम भूल जाते हो कि उन 7 सिस्टर्स के 21 ब्रदर्स भी हैं, और तुम जैसे कठमुल्लों के लिए, तुम जैसे ये कहना कि ओछी मानसिकता वालों के लिए यूपी और बिहार ही काफ़ी है, सफिशियंट उतना। और मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई, हमारे नागालैंड के एक बीजेपी के कन्वेनर हैं, बड़ा हंसमुख सा चेहरा है उनका, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, उनकी कही हुई बातें भी सुनता हूँ मैं, और उनकी बात सुन के मुझे बड़ा सुकून मिला। तमाम नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, उन लोगों ने इस चीज़ पर जवाब दिया कि हमसे मत टकराना, वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया, हम भारत के हिस्से हैं, हमसे पंगा लोगे लपेट दिए जाओगे। ये खुली चेतावनी थी। अच्छा लगा सुन के कि भारत अपनी यूनिटी, इंटीग्रिटी की तरफ बढ़ रहा है। हम जाति, धर्म तो कहना थोड़ा गलत हो जा रहा है, क्योंकि बार बार इतनी घटनाएं हमारे सराउंडिंग में हो रही हैं, उससे थोड़ा सा हतप्रभ होता हूं। फिर भी मैं भारतीय संविधान में विश्वास करता हूं, संविधान की वजह से फिर कहना चाहूँगा, हम सेक्युलर स्टेट हैं, और सेक्युलर स्टेट होने की वजह से हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन इस तरीके से हमारी संप्रभुता को छिन्न भिन्न करने की बात यदि कोई आउटसाइडर करेगा तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है, सोचने लायक बात होती है। और कुछ मीडिया पत्रकार भी, जिनको सुन के मैंने बचपन में बहुत सारे, कहता हूँ ना, आइडल हुआ करते थे मेरे, आज उनके ऊपर शर्म आती है मुझे कि उनके मुंह से एक शब्द दीपू दास के लिए नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकल रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर, लेकिन वो पैलेस्टाइन के मुद्दे पर नाचने पहुंच जाएंगे। फिर कहेंगे कि भारत के लोग विरोध करते हैं, पत्रकारिता कहते हैं। ये सारी चीज़ें प्रश्न उठाती हैं, ये उठाती हैं कि पत्रकारिता के स्तर पर चिंतन करने की आवश्यकता है। जिनको आप गोदी मीडिया कह रहे हैं, उन पर भी प्रश्न उठाती हैं, और खुद को आप जो साफ स्पष्ट पत्रकार कह रहे हैं, आप पर भी प्रश्न उठाती हैं कि स्तर आप मीडिया का कहाँ लेके चले गए हैं। फिलहाल अभी बांग्लादेश के लिए हम तमाम भारतवासी सिर्फ इतना कहेंगे कि अति शीघ्र इन सारे मुद्दों को शांत करो। तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो, इससे तुम्हारा पतन होना है, किसी और का नहीं। भारत ने तुम्हें बनाया, तो तुम भारत को बनाने की कोशिश मत करो, और जिस रास्ते पे हो वो गलत है। बाकी इसी तरीके की जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे साथ आपके अपने चैनल कागोलू भैया पर। रोज हम कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन, कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस लेके आएंगे, साथ ही साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं पर भी हम निरंतर चर्चा करते रहेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय सिया राम।